हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग करेंगे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। अ सिलेंडर विथ फिक्स कैपेसिटी ऑफ 67.2 लीटर कंटेन्स हीलियम गैस एट एचटीपी। द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय 20 डिग्री सेल्सियस इज। यानी कि बोला है कि एक सिलेंडर है जिसमें कि 67.2 लीटर हीलियम भरा हुआ है। फिक्स कैपेसिटी मतलब कि उसमें उतना ही भरा जा सकता है। ठीक है, फिक्स कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। Contains helium gas at STP, simple temperature and pressure पर। The amount of heat needed to raise the temperature of the gas by 20 डिग्री सेल्सियस इज। तो हम लोग को हीट पूछा है, हीट यानी कि क्यू पूछा है कि कितना क्यू यानी कि कितना हीट चाहिए होगा इसके टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देने में। तो यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लिखते हैं। थर्मो इसमें क्या होता था, हीट, हीट यानी कि क्यू इज इक्वल टू यू। यू होता था इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन। तो ये फॉर्मूला होता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को क्यू चाहिए, हीट चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होगा, ये निकालना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे फिक्स कैपेसिटी बोल दिया गया है, ठीक है, ये वाला। तो हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि फिक्स कैपेसिटी जब भी बोले, फिक्स कैपेसिटी यानी कि उसमें उतना ही चीज बढ़ा जा सकता है, इसका फिक्स हो गया। तो वॉल्यूम तो मेरा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब फिक्स कैपेसिटी होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो और वॉल्यूम कांस्टेंट जब होता है, ये याद रखने की जरूरत है, वॉल्यूम कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज याद रखने की जरूरत है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन भी बढ़ता है, और जब वॉल्यूम घटता है तो वर्क डन भी घट जाता है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप इंटरनल एनर्जी के लिए भी याद रख सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता है। ठीक है, जब टेम्परेचर घटता है तो इंटरनल एनर्जी भी घट जाता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात। वॉल्यूम कांस्टेंट बराबर, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, अब आते हैं इस फॉर्मूले पे। क्यू इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन, ये तो हमारा कट गया, ये जीरो है। क्यू इक्वल टू यू आ गया। ठीक है, यू होता है इंटरनल एनर्जी। यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे लिख देते फॉर्मूला। यू का फॉर्मूला होता है एन इंटू एफ इंटू आर इंटू डेल्टा अपॉन टू। ठीक है, एन इंटू एफ इंटू आर इंटू डेल्टा टी अपॉन टू। यहाँ पे एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी गैस के लिए। जब एक मोनो एटॉमिक गैस होती है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाता है। जब एक डाई एटॉमिक गैस होती है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाता है, और जब एक ट्राई एटॉमिक गैस होता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाता है। याद रखने वाली बात है। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 8.3। और डेल्टा टी होता है चेंज इन एनर्जी। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी सॉरी। इनिशियल टेम्परेचर कितना था और फाइनल टेम्परेचर कितना था। ठीक है, उसका डिफरेंस हो जाता है डेल्टा टी। तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, बटा दो। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, हीट ही निकालना है। हीट इसके बराबर आ गया, तो उसको लिख सकते हैं यहाँ पे एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन टू। ठीक है, ये आ गया।
अब हम लोग को क्या क्या पता है, एन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को नहीं पता, ठीक है। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे है हीलियम गैस, ठीक है। हीलियम गैस, तो हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ बराबर 3 हो जाएगा, आर, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, और टेम्परेचर डेल्टा टी भी दिया हुआ है कि रेज द टेम्परेचर। अच्छा, जब भी टेम्परेचर रेज होता है तो उसका जो डेल्टा टी होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और जब भी वो टेम्परेचर अगर नीचे गिरने की बात करें तो डेल्टा टी नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है। तो ये +20 हो गया, ठीक है। हम लोग को सिर्फ एन चाहिए, ठीक है ना। इधर आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एफ हीलियम का मोनोएटॉमिक गैस है 3 हो जाएगा, आर बराबर 8.3 होता है, डेल्टा टी बराबर +20 दिया हुआ है, ठीक है। +20 दिया हुआ है अपॉन 2, हम लोग को एन चाहिए। अब हम लोग एक चीज याद करेंगे, एक चीज हम लोग याद करेंगे कि यहाँ पे एस टी पी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। एस टी पी दिया हुआ है, तो एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जब एस टी पी दिया हुआ है तो एस टी पी में एक मोल का जो वॉल्यूम होता है ना, एक मोल का वॉल्यूम जो होता है एस टी पी में 22.4 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। एट एस टी पी 22.4 लीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एन ही ना निकालना है, सॉरी क्यू निकालना है, तो यहाँ पे इसके लिए एन निकालना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोल होता है 22.4 लीटर, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 67.2 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 22.4 लीटर बराबर एक मोल, तो 1 लीटर बराबर 1/22.4 मोल लिख सकते हैं। 1 लीटर बराबर इतना मोल आ गया, तो हम लोग को 67.2 लीटर में कितना हो जाएगा इसका, इसको 67.2 से डिवाइड कर देंगे, 22.4 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना ही ना आ जाएगा। देखिए 22.4 लीटर होता है एक मोल, तो 1 लीटर होगा 1/22.4 लीटर, और इसी तरह से 67.2 लीटर क्या हो जाएगा, इसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मोल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये लिखते हैं, यही था, ठीक है। एन इसको अलग से लिखते हैं, एन इंटू एफ इंटू आर इंटू डेल्टा टी अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं ये वाला एन नंबर ऑफ मोल्स अभी निकाला हम लोगों ने 67.2 अपॉन 22.4 इंटू एफ का वैल्यू 3 है, ठीक है। आर, आर को आर ही रहने देते हैं, बाद में गुना कर लेंगे, डेल्टा टी +20/2, ये कट गया 10 बार में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नीचे, अब 67.2 को अगर 22.4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 से डिवाइड करके, 3 से गुना करके देखते हैं इसको, 4×3 = 12, 2 हाथ मेरा 1, 6×1 = 67, हाँ कितना ही आ रहा है, ये पूरा पूरी 3 बार में कट गया, ठीक है। तो ये 3 बार में कट गया पूरा पूरी 3 इंटू, और इधर बचा 3R इंटू 10, ठीक है। क्यू बराबर क्या हो गया 90R, ठीक है। हम लोग को अब क्यू चाहिए, जूल में चाहिए, तो जूल में सीधा सीधी लिख देंगे, आर का वैल्यू पुट करके 90 इंटू 8.3, ये आ गया। 10 से कटा इसको, 9×3 = 27 का 7, मेरा 2, 72, 747 जूल इसका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एचटीपी पे एक एक मोल का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला लेके हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ हाइपोथेटिकल गैस expands adiabatically such that its volume changes from 8 liters to 27 liters, okay. If the ratio of the final pressure of the gas to initial pressure of the gas is 16/81, then the ratio of cpm on cv will be, ठीक है।
तो यहाँ पे पहली बात तो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। हाइपोथेटिकल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, सच दैट इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 8 लीटर, बोला है कि इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 8 लीटर टू 27 लीटर, यानी कि पहला इसका इनिशियल वॉल्यूम था 8 लीटर, फिर बढ़ गया इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया 27 लीटर, इफ द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर। अच्छा कि यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम, साथ ही फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक जगह यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में लिखते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? इन एडियाबैटिक प्रोसेस, याद रखने का जरूरत है, P इंटू वी की पावर गामा, P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे P क्या है? प्रेशर, और V क्या है? वॉल्यूम, यानी कि जब भी, और गामा यहाँ पे लिख देते हैं, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और गामा, ये क्या होता है? गामा, गामा होता है Cp अपॉन Cv, ठीक है। Cp और Cv भी लिख देते हैं। Cp होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जब मोलर हीट, स्पेसिफिक हीट जो होता है वो उसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। लेकिन सीपी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब एक कांस्टेंट प्रेशर यानी कि प्रेशर में कोई बदलाव ना हो तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसको सीपी से डिनोट करते हैं। और सीवी, सीवी भी लिख देते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। वही मोलर स्पेसिफिक हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहे तो उसको सीवी से डिनोट करते हैं। और इसका जो रेशियो होता है, गामा को हम लोग, हाँ यहाँ पे लिख दिए हैं कि सीपी अपॉन सीवी, जब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि सीवी और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि सीवी का रेशियो लिया जाए तो वो गामा के बराबर होता है, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत है, गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन था, यहाँ से पहले लिख दिया ये वाला। क्या बोला है कि हाँ यहाँ पे दो वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, और दो प्रेशर था, फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर। तो हम लोग मान लेते हैं कि, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, लेट इनिशियल प्रेशर इक्वल टू P1, ठीक है। मान लिया कि P1 है इसका इनिशियल प्रेशर, ठीक है, और मान लिया कि ये इनिशियल वॉल्यूम बराबर V1, इसको V1 मान लिया। और एक चीज मान लेते हैं, दो चीज, फाइनल फाइनल प्रेशर को P2 मान लिया, ठीक है। और इनिशियल, सॉरी, फाइनल वॉल्यूम को हम लोग V2 मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया सबको, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग यहाँ पे जो पूछा है उसको लिख सकते हैं। हम लोग को पूछा क्या है, देखिए, देन द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सीपी एंड सीवी क्या होता है? गामा के बराबर होता है, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? पी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। हम लोग को गामा ही निकालना है, सीपी अपॉन सीवी। तो गामा निकालना है तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ये वाला लिख देते हैं, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रेशर है और दो वॉल्यूम है, इनिशियल और फाइनल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1 V1 की पावर गामा, तो गामा तो सेम ही रहेगा ना एक ही गैस का। ठीक है, बराबर P2 V2 की पावर गामा। लिख सकते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये गामा नहीं दिख रहा। P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। यही है एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें आता है। ठीक है, तो हम लोग के पास, अच्छा यहाँ पे देखिए 8 लीटर और 27 लीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम बराबर 8 लीटर और बराबर 27 लीटर। और एक चीज दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस टू इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस और इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी कि फाइनल प्रेशर P2 ऑफ द गैस अपॉन इनिशियल प्रेशर P1 का जो रेशियो है वो हम लोग को दिया हुआ है 16/81। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, एक तरफ लेके आते हैं। ठीक है, P1 इक्वल टू, ये जो P2 वाला था इसको उस तरफ लेके गया, P2 यहाँ पे गुना था तो यहाँ पे जाके भागा हो जाएगा। ठीक है, P2 इंटू यहाँ पे क्या है V2 की पावर गामा बटे क्या हो जाएगा V1 की पावर गामा। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, P1/P2 इक्वल टू, अब देखिए 2 की पावर 4 बस बटे 3 की पावर 4 अगर होगा तो उसको 2/3 की पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गामा जो है इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख दिया, V2/V1 की पावर का होल गामा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए P2/P1 हम लोग को पता है कि 16/81 है, तो इसका उल्टा है P1/P2, तो उसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू, तो ये 16/81 है, तो ये 81/16 हो जाएगा इक्वल टू, अब V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम है, उसका वैल्यू है 27, V1 का वैल्यू है 8 की पावर गामा। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब 2 का क्यूब। ठीक है, ये 2 की पावर 4 3 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 4/2 की पावर 4 इक्वल टू 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब का होल पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 4/2 की पावर 4 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 की पावर 3 गामा बटे 2 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर भी 3 की पावर है, नीचे भी 3 की पावर है, और पावर जो है 2 2 और 3 3 ये सेम है यहाँ पे, तो इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर 3 गामा, लिख सकते हैं इसको, या फिर और 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 3 गामा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 3 गामा आ जाएगा। दोनों ही देखिए, दोनों ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4/3 गामा 4/3 गामा, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, गामा इक्वल टू 4/3। तो रेशियो ऑफ CP/CV यही तो गामा होता था, CP/4/3। ठीक है, या फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.33, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं रेशियो।
ठीक है, तो इसका हम लोग को आंसर इस तरह से आ गया, एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज करके। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम को ये मान के हम लोग सीधे सीधे वैल्यू पुट करके इस तरह से ये क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। हाँ ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायटोमिक गैस, ठीक है, डायटोमिक, ओके, डज 400 joule of work when it is expanded isobarically. The heat given to the gas in the process is dash 2. डायटोमिक गैस है और 400 जूल का वर्क डन कर रहा है। ठीक है, 400 जूल का वर्क डन कर रहा है। जब इसको आइसोबैरिकली, आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है? आइसोबैरिक बार का एक जो होता है, मतलब वो प्रेशर के इसमें माना जाता है बार का। ठीक है, थर्मल का अगर बोलेंगे तो वो टेम्परेचर के इसमें माना जाएगा। ठीक है, तो ये आइसोबारिक है, यानी कि आइसोबारिक मतलब कि इसका जो प्रेशर है वो सेम है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ वर्क डन का, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस इज डैश जूल। तो हम लोग को हीट निकालना है, यानी क्यू निकालना है। ठीक है, क्यू क्या होता है, हम लोग ने पिछले इसमें देखा था, क्यू क्या होता है, यू प्लस डब्ल्यू। क्यू होता है हीट, यू होता है इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू होता है वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क डन तो हम लोग को दिया हुआ है 400 जूल। ठीक है, हम लोग को इंटरनल एनर्जी में वर्क डन अगर जोड़ देंगे तो हम लोग को हीट निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, डायटोमिक गैस। पहले तो सब इसका जो चीज निकाल सकते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायटोमिक गैस के लिए 5 होता है, मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है, ट्राइएटॉमिक के लिए 6 होता है। ठीक है, तो इसका 5 ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक याद रखने वाली चीज ये है कि आइसोबैरिक प्रोसेस, 3 प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। ठीक है, इन तीनों में जो वर्क डन का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन आइसोबैरिक प्रोसेस लिख देते हैं, इन आइसोबैरिक प्रोसेस जो हमारा वर्क डन होता है ना, वर्क डन बाय गैस, इसका वैल्यू होता है पी डेल्टा वी के बराबर। ठीक है, पी डेल्टा वी के बराबर। यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर है, और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग अब एक चीज जानते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, यहाँ पे पीवी है तो इसको हम लोग एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी डेल्टा वी इक्वल टू एनआर डेल्टा टी। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क डन बाय गैस होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखने की जरूरत है। इन आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल टू पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एनआर डेल्टा टी। ठीक है, तो हम लोग को वर्क डन दिया हुआ है, देखिए डायटोमिक गैस जस्ट 400 जूल ऑफ वर्क डन, यानी कि जो वर्क डन ऑफ गैस इक्वल टू पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी इक्वल टू 400 जूल, ये गिवन है। ठीक है, द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस। अब हीट गिवन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। हीट का होता है वो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू। Q होता है हीट, U होता है इंटरनल एनर्जी, W होता है वर्क डन। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, U बराबर एन इंटू एफ इंटू आर इंटू डेल्टा टी अपॉन 2। इसको याद रखने का तरीका है नफरत बटे 2। ठीक है, नफरत बटे 2, एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन 2, नफरत बटे 2 से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को Q ही निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं Q, U का फॉर्मूला पुट करते हैं एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन 2 प्लस वर्क डन बराबर 400। एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको और सिर्फ ये ज्यादा गुना भाग ना करके हम लोग इसको एनआरटी लिख देते हैं यहाँ पे, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। लिख सकते हैं इसको, वर्क डन बराबर गैस जो आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है एनआर डेल्टा टी के बराबर। एनआरटी, एनआरटी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी एन एफ आर डेल्टा टी, यहाँ पे भी एनआरटी है। ठीक है,
और यहाँ पे भी एनआरटी, तो एनआरटी एनआरटी अगर कॉमन ले लेंगे तो हम लोग लास्ट में सिंप्लीफाई कर लेंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे Q इक्वल टू, अगर एनआरटी कॉमन लिया, क्योंकि एनआरटी हम लोग को पता है कि 400 जूल के बराबर है, तो सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। एनआर डेल्टा टी, इसको ऐसे कॉमन लिया, एनआरटी कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी एनआरटी, यहाँ पे क्या बच गया एफ, और दो बच गया, एफ बटे दो बच गया, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, एफ बटे दो प्लस ये वाला प्लस, और एनआरटी कॉमन लिया था, यहाँ पे एनआरटी है तो यहाँ पे वन बच जाएगा इसका, इसको निकाल के देखिए वही आ जाएगा, एन एफ आर डेल्टा टी को प्लस एनआर डेल्टा टी। ठीक है, अब एनआर डेल्टा टी हम लोग को पता है 400 जूल दिया हुआ है। ठीक है, 400 जूल इंटू एफ बटा दो प्लस वन, 400 इंटू एफ, एफ यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डायटोमिक गैस के लिए 5 होता है, याद रखना। तो यहाँ पे 5 बटा दो प्लस एक, 400 इंटू दो, तरह गया 5 प्लस दो, लिख सकते हैं इसको, इसको काटा 200 बार में, 200 इंटू 7, कितना हो गया, 1400 जूल में मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला का अप्लाई करके हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, यहाँ पे यू, हाँ यू का वैल्यू भी याद रखने का जरूरत है, एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन टू, तो ये जेमेंस का सवाल हम लोगों ने ऐसे इन दो चीजों को याद करके कर लिया की मदद से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाला सवाल, ये देखिए एक दिया हुआ है इसे गोला, और इधर से किलो पास्कल लीटर, ठीक है, ये मूल ओरिजिन, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इन द रिपोर्टेड फिगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम इज गोइंग, थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस इज टेस्ट 5 जूल। ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, फिर डेल्टा क्यू की बात बोल रहे हैं, मतलब क्यू की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर से हम लोग क्यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यू क्या होता है इंटरनल एनर्जी, और डब्ल्यू क्या होता है वर्क डन होता है। ठीक है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, ओके, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है इसका किलो पास्कल और लीटर। ठीक है, ये वाला फिर से बनाते हैं यहाँ पे, ऐसे है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो किलो पास्कल और लीटर दिया हुआ है, जब भी कुछ यूनिट का ऐसा लफड़ा रहे तो हम लोग को ठीक करना पड़ता है, ये किलो पास्कल और लीटर। तो वॉल्यूम को जब हम लोग मापते हैं तो लीटर में नहीं मापते, मीटर क्यूब में मापते हैं। ठीक है, हमेशा मीटर क्यूब में मापते हैं, तभी स्टैंडर्ड वैल्यू आता है। ठीक है, किलो पास्कल को हम लोग किलो पास्कल में नहीं, प्रेशर, ये पी वर्सेस वी का ग्राफ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, तो प्रेशर है यहाँ पे किलो पास्कल, तो हम लोग किलो पास्कल में नहीं मापते, हम लोग पास्कल में मापते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज लिख देते हैं, एक किलो पास्कल क्या हो जाएगा, एक किलो पास्कल का वैल्यू होता है 10⁻³ पास्कल, ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, और लीटर, एक लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ये भी याद रखने का जरूरत है। तो जब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से किलो पास्कल को ना लेके 10⁻³ पास्कल लेंगे, और लीटर को ना लेके 10⁻³ मीटर क्यूब ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है हीट, हीट एनर्जी, तो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स क्या होता था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता था? इक्वल टू यू प्लस यू। तो हम लोग को क्या चाहिए? वर्क डन निकालना पड़ेगा। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसका वर्क डन निकालना पड़ेगा और इंटरनल एनर्जी निकालना पड़ेगा, और उन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके हम लोग का क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, यानी कि क्यू यानी कि हीट, हीट एनर्जी। ठीक है। तो एक चीज हम लोग ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई चीज अगर चलती है कहीं से और वापस जाके वहीं पे खत्म हो जाती है, जहां से चला वहीं पे लौट के आ गया। भले ही किसी भी रास्ते से वो स्क्वायर बना हो या फिर वृत्त बना हो या फिर ट्राइंगल बना हो या फिर कोई भी आकृति हो, लेकिन वो अपना जहां से निकला था वहीं पे जाके वापस अगर जुड़ जाए तो उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस में याद रखने वाली चीज बताते हैं यहाँ पे। इन इन साइक्लिक हम लोग को क्यू यू चाहिए था और डब्ल्यू चाहिए था। यू यानी कि इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस। यू यानी कि इंटरनल एनर्जी ये होता है इक्वल टू जीरो। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो हो जाता है साइक्लिक प्रोसेस में। अगर आपको पूछे किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में ये स्क्वायर बना रहता या ट्रायंगल बना रहता, इसमें अगर बोलता कि हमारा जो नेट नेट इंटरनल एनर्जी बताओ, यानी कि नेट यानी कि टोटल इंटरनल एनर्जी बताओ, यू नेट लिख देते हैं यहाँ पे। ये है पहले यू नेट, इसको टोटल एनर्जी भी बोलते हैं, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नेट इंटरनल एनर्जी बराबर जीरो, टोटल इंटरनल एनर्जी बराबर जीरो होता है। अब ये मत समझिएगा कि जैसे कि मान लीजिए ऐसे कुछ दिया रहे, ठीक है, पीवी का ग्राफ, ठीक है, ऐसे कुछ दिया रहे, मान लेते हैं ये एग्जांपल के लिए बता रहे ए बी सी डी। ठीक है, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। ए से चला था, ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ठीक है, ऐसे घूम के अपना जगह पे आ गया। तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको पूछे कि इंटरनल एनर्जी यू ए टू बी बता दो, ठीक है, यू ए टू बी टू सी बता दो, और इंटरनल एनर्जी ए बी से सी से डी बता दो। ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहां से चला और यहां जाके खत्म हो गया। ठीक है, डी ये लास्ट पॉइंट। तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन ये जो है जीरो के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि ए से बी गए, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका जो यू ए से बी सिर्फ ए से बी जा रहे हैं तो इसका इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ए बी सी अगर बोले ए बी सी तो इसका भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है जीरो। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, इसी तरह से दोनों का। हाँ, तो इस तरह से इसको नहीं। हाँ, ए बी सी डी भी अगर हम लोग चाहेंगे ए बी सी डी, देखिए ए से चले और डी पे जाके खत्म हो गए, तो यहाँ पे भी इसका एबीसीडी का इंटरनल एनर्जी वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यू ए बी सी डी ए अगर बोल दे, ए बी सी डी ए अगर बोल दे, ए से बी से सी से डी और डी से ए, जहां से चला था, ठीक है, जहां से चला था वो वहीं पे आ गया, ए बी सी डी ए वहीं पे आ गया, तो यहाँ पे श्योरली जो इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो होगा, श्योरली। ये नेट, ठीक है, इसको यू नेट भी बोल सकते हैं। नेट क्यों? नेट मतलब होता है टोटल, यानी कि जो ये पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा चल रही है तो उसको नेट हो गया, नेट इंटरनल एनर्जी बराबर जीरो हो गया। ठीक है,
ऐसे ही ए बी सी डी ए था, अगर पूछ लेता सी डी ए बी सी तो वो भी जीरो हो जाता। अगर पूछ लेता डी ए बी सी डी तो वो भी जीरो हो जाता। अगर पूछ लेता बी सी डी ए बी तो वो भी जीरो हो जाता। लेकिन इस तरह का जो ए बी या ए बी सी या ए बी सी डी यानी कि आधा जो प्रोसेस है या फिर तीन चौथाई प्रोसेस है या फिर सिर्फ एक ही प्रोसेस इस तरह का जा रहा है, तो ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इंटरनल एनर्जी जब नेट होगा ना, जब टोटल जहां से चला था वहीं पे जाके खत्म हो जाए, तो तब जाके उसका इंटरनल एनर्जी जो नेट होता है तब जीरो होता है। ठीक है, तो ये बता दिए। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल के लिए बताया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट इंटरनल एनर्जी बराबर जीरो। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी देखिए कहीं पे भी चलेगा, मान लीजिए कहीं पे कहीं से भी चले, ये एक वृत्त है और वृत्त में कहीं से भी कोई चलेगा किसी भी तरह का प्रोसेस, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है ए बी सी डी। अगर दिया हुआ रहता तब हम लोग देखते ध्यान से कि यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे कुछ दिया हुआ है तो उसका इंटरनल एनर्जी जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि पूरा प्रोसेस घूम रहा है, पूरा प्रोसेस पूरा कर रहा है तभी जाके जीरो होगा। यहाँ पे तो वैसा कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग सीधा लिखेंगे क्या, क्यू इक्वल टू यू प्लस टू, ये फॉर्मूला था इसका थर्मोडाइनमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इसको जीरो, यहाँ पे कुछ पॉइंट वॉइंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सीधे हम लोग जीरो मान लेंगे नेट एनर्जी, नेट इंटरनल एनर्जी को, प्लस डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू आ गया, यानी कि जितना वर्क डन होगा ना उतना ही, जितना वर्क डन होगा उतना ही हीट जो एनर्जी होगा वो उसके बराबर हो गया, ये हमारा इधर से आ गया। ठीक है, डब्ल्यू निकाल लेंगे तो हमारा क्यू भी आ जाएगा। अब डब्ल्यू कैसे निकालें, वर्क डन कैसे निकालें, ये वृत्त है इसका वर्क डन कैसे निकालें। तो अब हम लोग दूसरे चीज पे आते हैं। ठीक है, दूसरे चीज पे आते हैं, ये भी इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है, एरिया अंडर द कर्व। ये क्या होता है, इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन जो होता है एरिया अंडर द कर्व होता है। एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या हो गया कि जो भी एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यही वाला, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, जहां से चला था वहीं पे जाके खत्म हो गया। तो एरिया अंडर द कर्व मतलब हो गया, ये जो एक ग्राफ, ग्राफ में ये वाला जो एक फिगर बाउंड कर रहा है ना स्क्वायर का, इसी का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे ना, तो ये हमारा वर्क डन के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी स्क्वायर है, या फिर अगर कोई रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है, तो उसमें उसका वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरह आ जाता है। ठीक है, समझ में आया एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी साइक्लिक प्रोसेस है, देख लीजिए ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, मतलब इसका भी जो है, मान लीजिए हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस सर्कल का। इस सर्कल का एरिया जो निकलेगा वो वर्क डन के बराबर होगा, और वर्क डन क्या है हमारा, हीट के बराबर, और हम लोग को हीट ही निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे आर का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, एक सर्कल में आर का वैल्यू सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे इस आर को दो भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। पहले देखिए एक आर जा रहा है, जो ये वाला आर मान लीजिए ये R1 है,
R1 और ये R2। ठीक है, दिख रहा है ये R1 और ये R2। तो ये वाला जो R1 जा रहा है वो वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये वाला जो R2 जा रहा है ये प्रेशर की तरफ जा रहा है। तो जब हम लोग सर्कल का एरिया लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग पाई R1 इंटू R2 लिख सकते हैं, क्योंकि R1 जो है वो R2 के बराबर है। ठीक है, एक सर्कल में दो अगर रेडियस कहीं अलग अलग से होगा तो दोनों का रेडियस सेम होगा। तो यहाँ पे एक जा रहा है प्रेशर की ओर, एक जा रहा है वॉल्यूम की ओर, इसीलिए हम लोग अलग अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको पाई आर स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे पाई R1 इंटू पाई, सॉरी, पाई R1 इंटू R2, ये आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और पाई पाई है यहाँ पे। ठीक है, अब R1 और R2 क्या क्या है? R1 और R2 क्या है? पहले तो R निकालेंगे हम लोग, छोटा वाला R, यानी कि जो रेडियस इसके बराबर। ठीक है, R या फिर R1 या R2 सेम ही है, ठीक है ना, इसका रेडियस निकाल रहे हैं। तो यहां से यहां देखिए, ये वाला जो जा रहा है ना 20 से 40, 20 से 40 जो जा रहा है इसका, जो है यहाँ मान लीजिए इसका अगर सेंटर होगा तो इसका दो गुना है, देख लीजिए, ऐसे और ऐसे। ये भी आ रहा है यहाँ से और ये भी आ रहा है। तो ये 20 से जो 40 जा रहा है, 20 से 40 का अंतर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये वाला जो है, ये वाला क्या है? 20। और यहाँ क्या है? 20 किसके बराबर हो जाएगा? 2R के बराबर हो जाएगा। यहाँ से भी R, यहाँ से भी R, ठीक है। तो 2R बराबर 20 हो जाएगा, तो R बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, R बराबर 10 हो जाएगा, समझे ना क्या किए? R बराबर 10 हो जाएगा। तो R1 बराबर भी 10, R2 बराबर भी 10। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, छोटा R और बड़ा R1 और बड़ा R2 में तीनों सेम ही है। लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि ये वॉल्यूम की तरफ जा रहा है और ये जो है प्रेशर की ओर जा रहा है, इसलिए इसको अलग अलग मान लिया। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू R जैसा आ जाएगा। अब हम लोग जो है ये वाला चीज हम लोग इसमें लाएंगे। लीटर दिया हुआ है और किलो पास्कल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जो है मीटर क्यूब और पास्कल में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई इंटू R1 का वैल्यू 10, इसके साथ यूनिट भी लगाना होगा, ध्यान रखना है। इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? यूनिट भी लगाना पड़ेगा। तो R1 कहाँ जा रहा है? वॉल्यूम की तरफ जा रहा है। वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। ठीक है, 1 लीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसको लिख देते हैं ऐसे, 10⁻³ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह से आ जाएगा। इसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हीट भी आ जाएगा, चाहे ये मीटर क्यूब लिख दिया। ठीक है, इनटू R2 का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी 10 है, इनटू अभी ये R2 किसकी तरफ जा रहा है? पास्कल। इसको पास्कल को 1 किलो पास्कल में दिया हुआ है, तो 1 किलो पास्कल कितना हो जाए? 10⁻³ पास्कल। तो इसको लिख देते हैं 10⁻³ पास्कल। अब ये आ गया मेरा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब आ गया ये एरिया ऑफ सर्कल, जिसका 10 और 10 न्यूमेरिक वैल्यू तो लिखा ही R1 और R2 का, जो कि सेम है, लेकिन उसके साथ उसका जो उसके साथ जो लगाते हैं मात्रक, जिसको बोल सकते हैं हम लोग यूनिट, वो भी लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, पाई को पाई रहने दिया, इंटू देखिए ये 10 और ये 10 को अगर गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻³ इंटू 10⁻³ अगर इसको करेंगे गुना तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये नीचे पलट जाएगा तो ये कट जाएगा। तो और यहाँ पे क्या है? पास्कल मीटर क्यूब, इसको भी गुना कर दिया, पास्कल और मीटर क्यूब को भी गुना कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 100 पाई पास्कल मीटर क्यूब। पास्कल मीटर क्यूब को हम लोग जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 पाई जूल। किसमें दिया है? पाई जूल में दिया हुआ है। ठीक है, पाई जूल तो हमारे पास है ही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, इसका आंसर 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पे क्या लगाना था? साइक्लिक प्रोसेस में दो चीजें याद रखनी थी। एक तो जो नेट इंटरनल एनर्जी है वो 0 होता है एक साइक्लिक प्रोसेस में, और एक साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, यानी कि जो इसका बाउंडिंग होता है वो उसका एरिया के बराबर हो जाता है वर्क डन। तो वर्क डन इस तरह से निकाला हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे 2R माना, क्योंकि एक वॉल्यूम वाला आर था, एक पास्कल वाला, एक जो है वो प्रेशर वाला आर था। तो R1 R2 इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम आ गया, बस यूनिट हम लोग ऐड कर दिए कि हाँ भाई 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और यहाँ पे 10⁻³ पास्कल। तो ये कट गया, पास्कल मीटर क्यूब होता है जूल, तो इस तरह से 100 पाई जूल आ गया।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को पहले ये यूनिट में बदलना था, ठीक है, यूनिट में कन्वर्जन जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जेएमएस का सवाल हम लोगों ने कर लिया।